राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन सर एप्लीकेशन में। आपको पता है कि हम मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे थे पीएसआई और आईएएस का, और उसके अंदर जो आज की क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर सॉल्व करने वाले हैं वो मॉक टेस्ट नंबर अपना क्या रहेगा, 25 नंबर मॉक टेस्ट में मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी के सॉल्यूशन को आज के सेशन में हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या उसका सही उत्तर था और क्या क्वेश्चन को करने का सही अप्रोच होगा। इन सब पे आज की क्लास में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ कलर को सबसे पहले करते हैं चेंज। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर मैं मॉक नंबर 25 की बात करूं तो मॉक नंबर 25 में अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं तो परसेंटेज का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी संख्या के 70% में से 70 घटा दिया जाए तो रिजल्ट में 70 आता है, तो वह संख्या क्या है। मान लो कि अपने आप में वह संख्या क्या है, 100 है। तो आपने कहा 100% का 70 मतलब 70। अगर इसमें से मैंने 70 घटा दिया तो रिजल्ट मेरे पास क्या आया, 70। कि कोई भी संख्या थी, उस संख्या को मैंने मान लिया 100% था, उसका 70% निकाल कर, अगर 100% का 70% निकालोगे 70, उसमें 70 घटाओगे तो 70 बचेगा। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर 70% किसके बराबर होगा, 70 + 70 कहने का मतलब कितना, 140। अगर मैं यहां से आपसे 1% का वैल्यू पूछूं तो आप सिंपल कहोगे सर 140 बटा कितना, 70। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वह संख्या क्या है, तो अपने आप में कितनी परसेंट, 100%। तो आपने कहा सर 100% का वैल्यू क्या होगा, 140 बटा 70 गुना कितना, 100। 70 से यह वैल्यू 2 बार, और 2 में 100 का गुना करोगे तो 200। हालांकि हमने वह संख्या क्या मानी थी, 100%, और 100% का वैल्यू क्या था, 200। तो मैंने कहा कि आखिर में वह संख्या क्या है सर, वह संख्या 200 है। क्लियर है ये बातें कि 200 में जब 70%, 200 का 70% निकाल कर 70 घटाएंगे तो 70 बचेगा। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा एसआई का, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक धनराशि 6 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज पर अर्जित साधारण ब्याज, फिर कह रहा उसी धनराशि पर 9 वर्ष के लिए 18% वार्षिक ब्याज से अर्जित साधारण ब्याज इतना रुपया क्या है, कम है। पहले में जो साधारण ब्याज मिलता है वह दूसरे में जो साधारण ब्याज मिलता है उससे कितना है, 1440 क्या है, कम है। सिंपल सा ये कहना चाह रहा है। देखो दोनों ही जगह मूलधन अपने को सेम रखा गया है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर पहली बार जब बात करें तो दर कितना परसेंट है, 15% वार्षिक, मतलब 1 साल का। तो पहली बार कितने वर्ष के लिए ब्याज लगाया, 6 वर्ष के लिए, तो मैं कहूंगा शुरुआत में जो टोटल ब्याज मिलेगा वो 15 छक 90% का मिलेगा। यही तो कहोगे, 1 साल का 15% तो 6 साल का 90%। वैसे ही उसी राशि पर अगर 9 साल की बात की जाए और अब ब्याज का दर कितना है सर, 18% हर 1 साल का है। तो मैं पूछूंगा अब टोटल ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 18% 1 साल का, तो 9 साल का कितना मिलेगा, 18 का 9 गुना, और 18 का 9 गुना कितना है सर, 162। मतलब ये हुआ पहले केस में 15 छक 90% का ब्याज मिला, दूसरे केस में 18 नमा 162 का ब्याज मिला, और इन्हीं दोनों का अंतर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 1440। 1440 हमसे कह रहा है वह धनराशि ज्ञात करो, तो कितने रुपए की भी धनराशि हो अपने आप में 100% है, बोलोगे जी सर। तो यहां से जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 162 माइनस 90, तो आपने कहा 72%। 72% का वैल्यू कितना है, 1440। चूंकि हमें मूलधन निकालना है तो अपने आप में 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल दो, कितना होगा, आपने कहा सर 1440 बटा 72 गुना कितना सर, 100। 72 का 2 गुना 144 होता है, और एक जीरो बैठा दो, आपने कहा सर 20 का 100 गुना कितना, 2000 रुपया। मतलब वह धनराशि आखिर में कितनी थी, तो आपने कहा सर 2000 रुपये का क्या था, मूलधन था। यह चीज हमें क्या करना था, निकालना था। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने कुल इतने हजार रुपए को 2 जगह निवेश किया। ठीक है, कितने हजार है सर, 12,050 को 2 भागों में क्या किया, निवेश किया, 2 टुकड़ों में निवेश किया। फिर क्या कह रहा है, एक 10% प्रति साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए। ठीक है,
आगे क्या कह रहा है, दूसरा समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक ब्याज से संयोजित होकर समान समय के लिए। कहना क्या चाह रहा है कि सर पहला जो भाग है वो 10% के हिसाब से और कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन साधारण ब्याज के हिसाब से इन्वेस्ट किया। दूसरी बार वो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन दर अभी भी 10% है और समय अभी भी 2 साल है। यहां से यहां तक क्वेश्चन का मतलब यही है। तो आपको बताना है दोनों भागों से प्राप्त राशि बराबर है। कह रहा है कि जितना टोटल 2 वर्ष बाद एसआई से मिलेगा उतना ही टोटल 2 वर्ष बाद सीआई से मिलेगा। दोनों से जो मिश्रधन मिलेगा वो क्या है, सेम है। तो आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है। सर ये 12,050 रुपए को ही तो 2 भागों में बांटना है। जी सर। तो मैंने कहा सर ये पहला भाग P1 और दूसरा भाग P2, यह दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 12,050 होना चाहिए, ये हमें पता है। अब जो पहला भाग है उसमें ब्याज कितने परसेंट का है, 10% का। और कैसा ब्याज लगाना है, साधारण वाला। तो सर कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो मैं आपसे पूछूं कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो आपने कहा सर 2 साल का जो साधारण होगा वह होगा 10 दूना कितना, 20%। क्या ये वाली बात क्लियर है कि 1 साल का 10% तो 2 साल का 20%, मतलब पहले वाले भाग पे जितना भी होगा 20% का टोटल ब्याज मिलेगा। दूसरे वाले भाग की बात करें तो दूसरे वाले भाग में भी दर 10% है, समय 2 वर्ष है, लेकिन ब्याज कैसा लेना है, चक्रवृद्धि। तो बताओ 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, सर 21% होता है। बता चुका हूं कैसे। सर पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10% और दूसरे साल ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 10 का 10%। सर 0 0 0 0 कटा तो आपने कहा 10 10 20 और 1 21%। ये 10% के हिसाब से 2 साल का क्या आया, सीआई आया। क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं कि सर 2 साल का एसआई अगर 120 है तो 2 साल का मिश्रधन, सॉरी 2 साल का एसआई अगर 20 है तो 2 साल का मिश्रधन कितना होगा, 120। सेम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21 है तो सर 2 साल का मिश्रधन कितना होगा, 121 होगा। ये तो सर ब्याज है और ये मेरा क्या है, अमाउंट है। कहने का मतलब मिश्रधन है। ये ब्याज साधारण है, ये ब्याज चक्रवृद्धि है 2-2 साल का। ये मिश्रधन साधारण के हिसाब से रिटर्न हुआ, ये मिश्रधन चक्रवृद्धि के हिसाब से रिटर्न हुआ। और क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है, ये वाला लाइन देखो, कह रहा है ना कि दोनों से प्राप्त जो मिश्रधन है वो बराबर है। मतलब ये हुआ कि सर पहले से जो मुझे मिश्रधन मिला वह 120% का मिला और दूसरे भाग से जो मिश्रधन मिला वह 121% का मिला। बोलो हाँ या ना। पहले भाग से 120% का, दूसरे भाग से 121% का, और दोनों आपस में बराबर है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि दोनों भागों का रेशियो क्या आएगा। तो आपने कहा सर 121 बटा 120। कैसे, ये P2 इधर भाग में, ये 120 इधर भाग में। तो यहां से मुझे पता चल गया कि पहले भाग को 121 के रेशियो में बांटा होगा, दूसरे को 120 में। अगर मैं इनका टोटल कर दूं तो सर ये टोटल आता है 241। बोलो हाँ या ना। और इन दोनों का टोटल क्वेश्चन में हमें कितना दिया है सर, 12,050 दिया है। 12,050 दिया है। साफ साफ दिख रहा है सर ये 50 गुना है। कैसे, 0 अगर हटा दो तो यहां 5 है, तो 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तभी तो इकाई में 5 लाओगे, और 5 का इससे गुना करते ही 1205 आएगा। 1 0 है तो 50 गुना। तो आपने कहा सर ये 50 गुना, तो ये रेशियो भी 50 गुना। और आपसे क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई राशि। तो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से तो दूसरा भाग निवेश किया था, तो सर दूसरे का आपका वैल्यू पूछ रहा है। तो 120 गुना 50, 12 पंचे 60 पे 2 जीरो। तो मैंने कहा इस 12,050 रुपए में से 6,000 तो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या किया, निवेश किया। और यही हमसे पूछना चाह रहा था। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर। साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया पूछता तो सर 121 गुना 50 कर देते। इतना सा ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले को देखिए। अब बताओ, कह रहा है कि दिएगा जो डेटा है उसमें बहुलक निकालिए, माध्यिका निकालिए और फिर उनका माध्य निकालिए।
तो पहले बहुलक निकालेंगे। बहुलक का मतलब क्या होता है सर, कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया, किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, वही बहुलक। और माध्यिका क्या होता है, पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख दो, जो बीच वाला वैल्यू है वही माध्यिका है। दोनों निकाल लो और उसका माध्य निकालना है, मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। ठीक है सर। चलिए सर, सबसे पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूं, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेता हूं। तो मुझे बताओ सबसे छोटा वैल्यू मुझे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। बोलोगे जी सर 2 एक बार दिख रहा है। 2 के बाद मुझे क्या दिख रहा है, 3, और 3 मुझे कितनी बार दिख रहा है सर, 2 बार दिख रहा है। ठीक है। 3 के बाद मुझे क्या दिख रहा है, 4, तो 4 लिखा, और 4 कितनी बार है सर, एक बार ही है। 4 के बाद मुझे क्या दिख रहा है सर, 5, और 5 कितनी बार है ये काउंट करना पड़ेगा, 1 2 और ये 3, 5 3 बार है तो 3 बार लिख दो। 5 के बाद बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है सर, 6 दिख रहा है। अच्छा 6 कितनी बार है सर, 2 बार है, तो सर 2 बार 6 लिख दो। 6 के बाद कौन सा वैल्यू दिख रहा है सर, 7, और 7 भी कितनी बार है सर, 2 बार है। ठीक है। और 7 के बाद हमें क्या दिख रहा है सर, 8, और 8 एक ही बार है। 8 के बाद क्या दिख रहा है, 9, और 9 कितनी बार है, 2 बार है। सबसे पहले आपने इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। चेक भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी 14 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14। ठीक है। अच्छा माध्यिका निकालना है तो बीचों बीच लेना पड़ेगा। तो सर आपने कहा इधर से 6 छोड़ो और इधर से ये 6 अंक छोड़ दो। बीच वाला जो 2 बचा, इन्हीं को जोड़कर आधा करेंगे तो माध्यिका आ जाएगा। बोलोगे जी सर। तो मैंने कहा 5 + 6 और इसका आधा, तो 11 का आधा कितना होता है, 5.5 माध्यिका। अच्छा अब मैं आपसे बहुलक पूछूं सर, मोड पूछूं, बहुलक पूछूं, तो बहुलक कैसे निकालोगे। तो देखो सबसे अधिक बार कौन रिपीट है सर, 2 एक बार है, 3 2 बार है, 4 एक बार है, 5 3 बार है। सबसे अधिक बार 5 रिपीट है, तो बहुलक क्या हो गया, 5। और इनका ही आपसे कह रहा है माध्य निकालो, किसका किसका, इस माध्यिका का और इस बहुलक का। बोलो अगर इन दोनों को जोड़ दोगे, माध्यिका प्लस क्या बहुलक, और इसका आधा करोगे तो माध्य आ जाएगा। तो आपने कहा सर इनको जोड़ा 10.5, और 10.5 का आधा कितना होगा सर, 5.25। और यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है। चलिए अगले को देखिए, 5वें नंबर को। अब ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको प्रोबेबिलिटी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मैंने कहा था कि ए एंड बी, एंड लिखने का तरीका ये होता है। इसका मतलब क्या होता है सर, जो भी ए की प्रायिकता है और जो भी बी का प्रायिकता है उसको गुना कर लें। और का मतलब क्या होता है सर, या तो ये, मतलब उनके बीच में प्लस का संबंध होता है, ये बता रखा है। इसका मतलब क्या है सर, ये एंड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, एंड को। और ये जब भी एंड की बात होती है तो इंडिपेंडेंट घटना, इंडिपेंडेंट का मतलब एक घटना का दूसरे घटना से कोई रिलेशन नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 मित्र है हरीश और कल्याण, एक परीक्षा में बैठे, दोनों एक पेपर में बैठा। मान लीजिए ए हरीश की प्रोबेबिलिटी है, चयन ए हरीश के चयनित होने की घटना है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी है। बी कह रहा है कल्याण की चयनित होने की क्या है, घटना है। फिर आपसे कह रहा है ए की जो प्रायिकता है वह कितनी है, 2/5, और बी की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 3/7। तो पहले तो ये बताओ, एक पेपर में ए बैठा और बी बैठा, एक कह रहा है कि मैं सिलेक्ट होऊंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी है, 2/5। बी कह रहा है कि मेरा चयन हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/7। तो भैया एक पेपर में 2 लोग बैठे, ठीक है। अब ए सिलेक्ट हो रहा है, उससे बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बी सिलेक्ट हो रहा है, उससे ए को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट घटना होगी, और साथ साथ में आपसे ये कह रहा है कि दोनों के चयनित होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप क्या कहते हो, पी ए एंड बी, और ए एंड बी का मतलब क्या होता है, दोनों का गुना। तो मुझे बताओ ए के सेलेक्ट होने की प्रायिकता क्या है सर, 2/5, और बी के सेलेक्ट होने की प्रायिकता क्या है सर, 3/7। बस आंसर हो गया, 3 दूनी 6, 7 पंचे 35, काम खत्म। हमसे क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी इनका क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। बिल्कुल डीप में एकदम
अंदर तक आपको पढ़ा रखा है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सब कुछ कोर्स में एक एक चीज डिटेल्स में। वो सारी चीजें जो आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी, वो सब कुछ कोर्स के अंदर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल कह रहा है, मान लीजिए x सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है। तो सबसे पहले मुझे एक बात आप ही बता दो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप क्या लिखोगे? 9999। इससे बड़ा 4 अंकों की कोई दूसरी संख्या है क्या? नहीं। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होगी? 9999। तो कहने का मतलब इस 9099 की बात कर रहा है जो 16 से, 21 से, 24 से और 28 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस नंबर को, किसको? 9999 को अगर 16 से काटना है, 21 से काटना है, 24 से काटना है और 28 से काटना है, तो एक तो तरीका क्या है? 16 का भाग लगा लो, 21 का लगा लो, 24 का लगा लो, 28 का लगा लो। दूसरा तरीका क्या है? इनका एलसीएम ले लो। अगर इनके एलसीएम से ये नंबर कट गया तो इनसे भी कट ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे सर? इसका लैसे ले लेंगे। किसका किसका सर? 16 का, 21 का, 24 का और 28 का। बताओ इसका लैसे कितना लिया जाए? तो आप कहोगे सर इसका लैसे 336 होगा। कैसे? यूट्यूब पे भी पूरा एलसीएम एससीएफ पढ़ा रखा और डिटेल्स में पढ़ा रखा है, कोर्स में तो पढ़ा ही रखा है। तो आप यूट्यूब में जाकर देखिए कि सर इनका लैसे कैसे निकालते हैं। 3-4 तरीके आपको बताएं लैसे के, और मैसे के भी 3-4 तरीके आपको बता रखे हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें जाकर देख खोजिएगा एलसीएम एससीएफ, आपको मिल जाएगा। कंप्लीट पढ़ाया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, अच्छा इनका लैसे कितना आया सर? 336। तो अगर मैं कहूं कि ये वाला नंबर 336 से कट गया तो इन सब से पूरा पूरा कट जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, 336 का भाग लगाओ। बताओ 336 का 2 गुना 672, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ये 300 है तो 3 गुना करता तो 900 और 36 का 3 गुना करता तो 108, तो भैया 1000 से ऊपर चला जाता, जबकि हमारे पास 999 तो 2 बार में कटेगा। इनको घटाया सर, ये वैल्यू कितना 7, ये वैल्यू कितना 2, ये वैल्यू कितना 3 और यहां कितना 9। अब बताओ 336 से कितनी बार? सर 10 बार करता तो 3360 आता, तो उससे जस्ट कम कितनी बार ले लो? 9 बार। करो 9 का गुना, 9 छक कितना 54, हासिल कितना 5, 9 3 27 और 27 में 5 जोड़ते ही कितना बनेगा? 32, फिर कितना 3, 9 3 27 और 3 कितना 30। सर मैं इनको अगर घटाता हूं तो मेरे पास वैल्यू मिलता है 5, यहां भी मिलता है 5 और यहां मिलता है क्या? 2। मतलब अगर 336 से इसमें भाग लगाता हूं तो शेषफल बचता है 255। बोलो हाँ या ना? यही 255 एक्स्ट्रा है। अगर ये 255 नहीं होता तो क्या ये 999 कट जाता? 9999 336 से कट जाता? जी सर। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूं कि वह संख्या 4 अंकों की जो 336 से कट जाए वह क्या होगी? तो 9999 में 255 कम कर दोगे। सर आपने कहा 4, 4, ये 7 और ये 9, मतलब 9744। 4 अंकों की एक ऐसी बड़ी संख्या है जो 336 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 336 से कटा तो इस प्रत्येक से भी कट जाएगा। तो हमने निकाल लिया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यह है जो इन सब से कट जाएगी। लेकिन हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है उनके अंकों का योग बताओ। हमें वो नंबर नहीं बताना है, इनके अंकों का योग। तो इनके अंक क्या है? 9, दूसरा क्या है? 7, तीसरा क्या है? 4, चौथा क्या है? 4। इनका योग ही तो पूछा है। जी सर जोड़ दीजिए। बताओ 9 और 7 कितना? 9 और 7 कितना? 16, 16 और 4 20 और 4 कितना? 24। तो अपना आंसर क्या होगा? इनके अंकों का योग 24, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है? अगले को देखो, 7 नंबर। अब क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है अच्छे से। क्या कह रहा है? 64 वर्गों वाली एक शतरंज की बिसात के प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर ये स्क्वायर है। ठीक है, एक आपके पास शतरंज का बोर्ड है, उसमें टोटल 64 स्क्वायर है। ऐसा कहना चाह रहा है कि एक ये शतरंज का बोर्ड है, इसमें इस तरह से करके टोटल कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं? तो सर 64 वर्ग है। और हर एक का एरिया कितना दिया है सर? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो मैं पूछूं इस चेस बोर्ड का एरिया क्या होगा? इस चेस बोर्ड का एरिया क्या होगा?
तो आपने कहा सर चेस बोर्ड में टोटल 64 स्क्वायर है और हर एक का एरिया 4 है, तो सर टोटल एरिया क्या होगा 64 गुना 4, कहने का मतलब 4 चौका 16, 24 और एक कितना 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे चेस बोर्ड का एरिया कितना है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है, यदि शतरंज के बिसात के सभी किनारों को, मतलब कह रहा है ये जो शतरंज है ना इसके सभी किनारे को, मतलब इस वाले को भी बढ़ा दो 2, इस वाले को भी 2 बढ़ा दो, इस वाले को भी 2 बढ़ा दो और इस वाले को, इस किनारे को, इस किनारे को, हर एक किनारे को कितना कितना बढ़ा दिया सर 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। तो आपको बताना है इसका परिमाप क्या होगा। पहले तो ये शतरंज का बोर्ड था, इसका एरिया हमने निकाला 256, अब कह रहे हैं इसके जितने किनारे हैं सबको 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दो, बढ़ाने पर एक नया शतरंज का बोर्ड बनेगा। इसका आपको परिमाप पूछा है, क्या पूछा है परिमाप, तो परिमाप बता दो। अच्छा सर अगर इसका परिमाप निकालना है तो सबसे पहले इनकी भुजा निकालनी होगी, और इनकी भुजा से पहले सर ये इस वाले पुराने वाले शतरंज की क्या निकालनी होगी भुजा। तो मुझे बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर का मान 256 है, तो भुजा का मान मैं 16 लिख सकता हूं, यह आप सबको पता होना चाहिए। कैसे, तो सर वर्ग इधर वर्गमूल में बदलेगा और 256 का वर्गमूल कितना आएगा 16। तो मुझे पता चल गया कि पुराना जो शतरंज का बोर्ड था ना उसकी हर एक भुजा कितने की है सर 16-16 की है। अब बताओ अगर यहां से यहां तक 16 है, 2 इधर से बढ़ा 2 इधर से बढ़ा तो टोटल 4 बढ़ के 20 हो जाएगा। सेम ये 16 है, 2 यहां से 2 यहां से, ये भी 20 सर, ये भी 20 और ये भी 20। तो जो नया वाला शतरंज है उसका परिमाप निकालना है, तो आपने कहा 4 गुना नए वाले का भुजा। तो आपने कहा सर 4 नए वाले का भुजा 20, 20 चौका कितना 80 सेंटीमीटर। तो नए वाले जो चेस बोर्ड है ना उसका परिमाप क्या होगा 80 सेंटीमीटर होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ठीक है अगले को देखो 8वें नंबर को, यह भी बहुत आसान सा है, पढ़ेंगे आराम से हो जाएगा। क्या कह रहा है, रीचा के खर्च और बचत, तो देखो खर्च एक्सपेंडिचर और बचत इसका रेशियो 2:1 है। तो मैं हमेशा कहता हूं परसेंटेज बढ़ाने घटाने के लिए इसको 100 से गुना कर लो, इजी हो जाता है। तो सर इनकम टोटल कितना हो जाएगा 300। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, खर्च 2 के अनुपात में बचत 1 के अनुपात में, मैंने कहा 100 से गुना कहो। मैं कह रहा हूं खर्च 200 कर रहा हूं बचा 100 रहा हूं, तो टोटल इनकम जोड़ के 300। ठीक है अब क्या कह रहा है, उसकी आय 20% बढ़ा दो और उसका व्यय 15% क्या कर दो बढ़ा दो। जो ये इनकम है ना ये वाला, इसको 20% बढ़ाना है। तो मुझे बताओ 300 का 20%, 300 का 10% 30 होगा, 20% 2 गुना, कहने का मतलब 60 बढ़ा दो। तो नया इनकम कितना आया सर 360। अब कह रहा है जो व्यय है ना, जो खर्च, खर्च कितना था पहले 200, इसको 15% बढ़ा दो। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये 15% का मतलब 30, 200 का 15% कितना 30। तो नया खर्च कितना हो गया 230। तो मुझे ये बता दो नया बचत कितना हो जाएगा। तो कहोगे नया इनकम 360 है, नया खर्चा 230 है, 360 में से 230 घटाया तो नया बचत 130 हो गया। और हमसे यही पूछ रहा है कि अब उसकी बचत में कितने की वृद्धि हो गई। तो सर कलर में कर रहा हूं चेंज, यहां ध्यान देना, कहां यहां। पहले बचा रहा था 100 रुपया, अब बचा रहा है 130 रुपया। कितना ज्यादा बचा रहा है 30, और 100 में 30 बढ़ने का मतलब बचत में 30% की वृद्धि। और यही अपने क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट उत्तर। क्लियर है भाई, चलिए अगले को देखो 9वें नंबर को। ये वाला क्वेश्चन, हिस्सा इतना वापस ले लिया, इतना फिर निवेश कर दिया, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति हैं XYZ, 3:4:10 के अनुपात में अपने शेयर के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। मतलब इन्वेस्टमेंट क्या किया, तो देखो यहीं पे कर लेते हैं। X है, Y है सर और Z है। मैंने हमेशा कहा कि जब भी ऐसे रेशियो आ जाए और बाद में 50% निकालने 20% मिलाने की बात करे तो सबसे पहले इसमें 100 का गुना कर लो। 100 का गुना कर लो तो मैं ऐसा कह दूं सर X का इन्वेस्टमेंट 300, Y का इन्वेस्टमेंट 400 और Z का जो इन्वेस्टमेंट है, जो पूंजी है वो कितना है 1000। सब में 100 का गुना कर लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब क्या कह रहा है, पढ़ते जाओ क्या करके, यहां तक की कहानी क्लियर। अब कह रहा है
6 महीने बाद, कितने महीने बाद? 6 महीने बाद वाई ने अपना 50% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि जेड ने वर्ष पूरा होने से 9 महीने पहले 40% हिस्सा वापस ले लिया। तो वर्ष के अंत में टोटल लाभ 23,400 है, तो जेड का लाभ कितना है? सबसे पहले बताओ, वाई और जेड अपने आप में चेंज करता है, एक्स अपने आप में कोई चेंज कर रहा है क्या? नहीं। मतलब जो 300 का इन्वेस्टमेंट एक्स किया है ना, वो पूरे 12 महीने तक। कैसे 12 महीने? क्योंकि वर्ष के अंत का टोटल लाभ ये है, तो पूरा बिजनेस 12 महीने के लिए चल रहा है। तो एक्स 300 रुपया 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। अब वाई की बात करते हैं। वाई 400 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है सर। 6 महीने तक वाई इन्वेस्ट किया, और जैसे ही 6 महीना समाप्त हुआ, लिख रहा है ना 6 महीने बाद, तो सर 12 में से 6 महीने तक तो 400 इन्वेस्ट किया, उसके बाद कितने महीने बचे? 6 महीने। तो बाद के 6 महीने उसने 50% हिस्सा वापस ले लिया, तो लास्ट के 6 महीने 50% हिस्सा वापस। तो ये मौखिक कैलकुलेशन है। 400 है तो 400 का 50% कितना होगा? 200। तो 400 में से 200 ले लिया, तो बचा कितना? 200। इसमें तो ज्यादा कोई साइंस है नहीं। अगले अब जेड की बात कर रहे हैं। जेड 1000 रुपया इन्वेस्ट करके चल रहा है, फिर कह रहा है जबकि जेड वर्ष पूरा होने से 9 महीने पहले, 9 महीने पहले मतलब 3 महीने बाद, 3 महीने तक तो जेड 1000 रुपया इन्वेस्ट किया। जैसे ही 3 महीना हो गया, तो आखिरी के 9 महीने में उसने क्या किया? तो कह रहा 40% हिस्सा वापस ले लिया। तो सर 1000 का 40% कितना होगा? 400। तो 1000 में से 400 ले लिया, तो 9 महीने तक कितना इन्वेस्ट किया? 600। सबसे बड़ा मैटर यही है, इसी को सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो। बताओ, सबसे पहले जो कॉमन जीरो उन सबको काट दो। सर यहां भी 2 जीरो, यहां भी 2 जीरो, यहां भी 2 जीरो, यहां भी 2 जीरो, और यहां भी 2 जीरो। जीरो जितने कॉमन है काटने से कैलकुलेशन आसान। 12 में 3 का गुना 36। अब इनको गुना करो, 6 चौका 24 और 6 दूनी 12, 12 और 24 जोड़ेंगे कितना? 36। इनको गुना करो, 10 तिया 30 और 9 छक कितना? 54। 30 और 54 कितना होता है सर? 84। जरा गौर से देखो, 4 से और कट जाएगा, काट दूं मैं? 4 नमा 36, 4 नमा 36, या फिर 12 से ही काट लो ना, क्यों दिमाग लगाना? 12 से काट लो, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 छक 72 और 12 सत्ते कितना? 84। क्लियर है? तो रेशियो कितना आया लाभ का? एक्स का, वाई का और जेड के लाभ का रेशियो कितना है? 3, 3 और कितना? 7। इन सब का टोटल सर कितना होगा? सर 13 होगा। और इसी 13 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 23,400। अब काटा पीटी करना है। 13 एकम 13, तो 10 बचेगा और 4 104, 13 अठे 104, 2 जीरो बैठा दो, 1800 गुना हो गया। हमसे किसका हिस्सा पूछ रहा है सर? जेड का हिस्सा पूछ रहा है। जेड का रेशियो कितना है सर? 7 है, और 7 में मुझे किसका गुना करना है? 1800 का। तो बताओ 18 सते कितना होता है? 126, 2 जीरो बैठा दो, तो सर जेड का हिस्सा कितना होगा? 12,600। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर। ऐसे क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले को देखो। 10 नंबर आसान है, डीआई है। कौन सा डीआई है सर? टेबल ग्राफ है। ठीक है, क्या कह रहा है? पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िए। दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ये कह रहा है कि वर्ष 2011 की तुलना में 2013 में, और किसकी बात कर रहा है? पंजाब में कृषि भूमि में कितने % की वृद्धि हुई? तो सबसे पहले पंजाब कहाँ है सर? यहाँ है। कौन से वर्ष की बात कर रहा है सर? 2011। सर इस वाले की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है? 2013, इस वाले की बात कर रहा है। तो यहीं पे सॉल्व हो गया। सर पंजाब में 2011 से कितना बढ़ा है 13 में? तो आपको साफ साफ दिख रहा है सर 44 बढ़ा है। तो भैया यही परसेंटेज वृद्धि निकाल देना है। कितना बढ़ा है सर? 44 बढ़ा है। कितने में बढ़ा है सर? 220 में। और गुना किसका? 100 का। सर ये 0 से 0 कटेगा, 22 का अगर इसको 2 गुना कर दिया जाए तो 20 गुना 10 कितना? 20%। सॉरी, 2 गुना 10 कितना? 20%। तो आपने कहा कि सर कितने % की वृद्धि हुई? 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्लियर है? तो ये आपका मॉक नंबर 25 मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन थे सबका सॉल्यूशन क्या होता है? कंप्लीट। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।